देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी, ठीक है? पहले हम आपको जो यूपीएससी सिलेबस देती है प्रीलिम्स का, वो बहुत संक्षेप में देती है और उससे हमें कुछ विशेष पता नहीं चलता है कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। एकदम समझिए कि धोखा है। कैसे? अभी दिखाता हूँ। उसमें वो लिखते हैं कि गरीबी, ग्रोथ, इस तरीके की चीज़ें लिखते हैं। जबकि पूछते हैं जो प्रश्न, क्वेश्चन जो आता है प्रीलिम्स में, वो कहीं और से आता है। कहाँ से आता है? उसके बेसिस पर हमने क्रिएट करा है कि ये चैप्टर्स पढ़े जाने चाहिए और उससे उसको पढ़ करके अभी तक का जो मेरा अनुभव है, कभी क्वेश्चन बाहर नहीं जाता है उस सराउंडिंग में पढ़ाई करने से। तो मैं उसी चैप्टर्स को यहाँ पर लिख रहा हूँ। मेंस में यूपीएससी ने कृपा की है 2013 में आकर के पहली बार कि बहुत डिटेल से सिलेबस लिख दिया है, जैसा कि आपके सामने दिख रहा है। ये बहुत यूज़फुल है मेंस के लिए। सिलेबस के अकॉर्डिंग एक-एक शब्द अगर कंप्लीट करते हैं तो हमें क्वेश्चन 80% मिल जाता है। तो मेंस में तो फ्रूटफुल है सिलेबस, बट प्रीलिम्स में नहीं है। प्रीलिम्स के लिए हमें सर्च करनी पड़ती है कि हमको कहाँ अपनी पढ़ाई करनी है, ठीक है? तो मैं अब उस टॉपिक को लिख रहा हूँ, आप लोग भी अपने कॉपी पर नोट करिएगा। पहला टॉपिक है एक तरह से इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था का परिचय, एक बेसिक जानकारी के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। मैं उस चैप्टर में प्रश्न के दृष्टिकोण से इसको नहीं रखता, केवल एक समझ के दृष्टिकोण से ये होता है। लेकिन जो दूसरा नंबर मैं रखने जा रहा हूं, वो है बैंकिंग का चैप्टर। पढ़ने के लिए नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय को ज्यादा प्रोमिनेंट माना जाता है और लोग पढ़ते पढ़ाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो लकीर पर चलते हैं, ऐसा होता है इसलिए मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए। और एक कुछ वो लोग होते हैं जो अपने से अपना रास्ता तय करते हैं, बनाते हैं, उसको तय करते हैं। तो पढ़ाने के लिए मैं भी नेशनल इनकम का चैप्टर पहले दिन पढ़ा सकता हूँ, लेकिन उसमें वो चीज़ आपको समझ नहीं आती है और सबसे बड़ा दुष्प्रभाव होता है कि विद्यार्थी डर जाता है और दूर हट जाता है विषय से। हमें ये नहीं करना है, हमें आपके अंदर एक चार्म, इंटरेस्ट पैदा करना है ताकि लगे कि हाँ, हमको समझ में आ रहा है और सीखना चाहिए, ठीक है? ये जो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है, जितनी मानविकी के विषय हैं, इनमें सबसे कठिन माना जाता है, सभी लोग जानते हैं। अब इसमें 2 बातें हैं। इसमें बैकग्राउंड बहुत रेयर बच्चों का होता है, क्योंकि ये 9th से शुरू होता है। कुछ लड़के लेते हैं इकोनॉमिक्स, जो मानविकी के विषय पढ़ते हैं वही लेते हैं, बाकी आकर के इंटरमीडिएट वगैरह में सब साइंस का होता है, वहाँ कोई पढ़ता नहीं है इसको। तो बहुत, जैसे मान लिया आप 50 बच्चे बैठे हो बाय द वे, तो इसमें 2-3 ऐसे लोग होंगे जो अपने बैकग्राउंड में इकोनॉमिक्स पढ़ रखे होंगे, मुश्किल से। तो ये भी एक समस्या उत्पन्न होता है। तो जैसे मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं, तो कुछ चीज़ें कम समझ में आई, 2-3-4 दिनों तक नहीं समझ में आई, तो इसके 2 एस्पेक्ट होंगे। आप सोचेंगे टीचर ना जाने कैसे पढ़ा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। एक दूसरा एस्पेक्ट है कि मैं सर का बहुत नाम सुना हूँ, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लगता है हमें ही नहीं समझ में आता है, तो डिमोरलाइज़ हो जाते हैं। ये काम नहीं करना है। ना उसके लिए मैं दोषी हूँ, ना आप दोषी हैं। ये विषय का दोष है। वो कुछ दिनों तक रहेगा, धीरे-धीरे जब आपका दिमाग चलना शुरू होगा, तो देखिएगा इससे ज़्यादा इंटरेस्टेड कोई सब्जेक्ट आपको नहीं समझ आएगी। लेकिन कुछ दिनों में थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे ही मैं 15-16 लेक्चर पूरा करूँगा, उसके बाद आपका इंटरेस्ट बहुत चरम पर पहुँच जाएगा। कारण क्या है? जो हम बहुत सारे शब्दों से परिचय कराएँगे और जब आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करेंगे और उन शब्द आपको मिलने शुरू होंगे, समझ में आना शुरू होगा, तो वहीं आपका इंटरेस्ट बढ़ने लगेगा। शुरू में जैसे मैं पढ़ाऊँगा तो थोड़ा धीमे चलेगा। धीमे क्यों चलेगा? क्योंकि हर शब्द हमें आपको बताना होता है। इस सब्जेक्ट में और दूसरे सब्जेक्ट में अंतर क्या है? वहाँ पर फ्लो में बातें चल सकती हैं। यहाँ हर वर्ड को डिफाइन करना पड़ता है। एक बात। 2-3 बातें मैं अपने बारे में बता दूँ। मैं राजू सिंह अपने ज़बान से जो शब्द बोलेंगे, उसका अर्थ बताने के लिए मैं खुद को ज़िम्मेदार समझता हूँ।
यानी हमने अगर यहाँ कोई शब्द लिखी है, तो या तो 2, 4, 10 सेकंड 20 1 मिनट के अंदर बताने वाले हैं, तो आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या है सर? इसका मतलब क्या है? वो हमारी ज़िम्मेदारी है, हम खुद बताएँ। और जैसे होता क्या है कि क्रिकेट में बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग और स्टेडियम में दर्शक। तो यहाँ पर बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग तीनों मैं अकेले करूँगा। आप केवल आनंद उठाओगे। उसका कारण क्या है? जो हमारे बोलने का स्टाइल है वो यही है कि अब आपका मन पूछ रहा होगा कि ये कैसे होता है? जो आप पूछते वो मैं खुद ही प्रश्न करूँगा और खुद ही उत्तर दूँगा। तो आपको कुछ भी हमसे पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप यहाँ मुश्किल से 40 भी नहीं बैठे हो। जहाँ मैं 400 का बैच पढ़ाता हूँ, आज तक किसी ने हमसे कोई प्रश्न नहीं पूछा। इसलिए नहीं कि वो हमसे डरते हैं, इसलिए नहीं पूछते हैं कि हम कुछ छोड़ते ही नहीं कि वो हमसे कुछ पूछे। तो ये चीज़ हमारी शुरू से हैबिट रही है। मैं खुद ही हर शब्द जो भी यहाँ पर आएगा एक-एक करके डिफाइन करते जाएँगे, ठीक है? और दूसरी बात, आप में से प्रत्येक विद्यार्थी मेरे से 1 दिन में 1000 क्वेश्चन पूछोगे, तो भी मेरे को कोई इरिटेशन नहीं होता है। उसके 2 कारण हैं, या तो मेरे पास अनुभव है मैं बता सकता हूँ और दूसरा मैं ये मान के चलता हूँ कि मैं कोई एनसाइक्लोपीडिया नहीं हूँ कि अगर आपके किसी प्रश्न का जवाब नहीं दिया तो मेरे को कोई शर्मिंदगी होगी। नहीं अगर आता होगा तो बोल देंगे कल बताऊँगा, कल खोज के बताऊँगा, देख के बताऊँगा, कल बता दूँगा। तो ये भी हमें कोई इंसल्ट फ़ील नहीं होगा कि हम बता नहीं पाए इसलिए आपको दबा दें। ये तो मैंने कहा कि 1000 प्रश्न आप पूछ सकते हो, लेकिन 998 प्रश्न जो आपके मन में उठ रहे होंगे, उसका स्वतः समाधान आपको हो जाएगा। बाय द वे कहीं 2 प्रश्न बच जाएँगे तो आप पूछ लीजिए। क्योंकि वो जो मेरी स्टाइल है, कि अब आप ऐसा सोच रहे होंगे, अब आप ये जानना चाह रहे होंगे या आपका मन ये पूछ रहा होगा, ये हमारा तकिया कलाम कहो या मेरी स्टाइल कहो, ये मैं फॉलो करता हूँ और हर एक-एक छोटी-छोटी चीज़ आपको हम बताएँगे, ठीक है? कम समझ में आएगा, तो एक बार ज़रूर हाथ दो ना सर एक बार और बता दो, क्योंकि हम तो चेहरे से वैसे कुछ समझ जाते हैं, लेकिन उतना तो नहीं जान पाएँगे ना, पढ़ तो नहीं रहे बार-बार आपका चेहरा कि आपको समझ में ये वाली आई कि नहीं आई, तो आप जब बताओगे तभी मैं जान पाऊँगा। तो आप हेजिटेट मत करना। टीचर के साथ जितना ही तेज़ी से घुलते-मिलते हैं, उसका बड़ा बेनिफिट मिलता है। उसका कारण क्या है? आपको फिर हेजिटेशन नहीं होता, कुछ भी आप मुझसे पूछ सकते हो और पता चला कि आप पूछोगे, जुड़ोगे, 20 दिन, 25 दिन के बाद जुड़ोगे, तब हमारे बैच पूरे हो जाएँगे, फिर मैं चला जाऊँगा और उसके बाद तो फिर और भी नहीं जुड़ पाओगे जब एक बार खत्म हो गया तो। तो ये सब बातें सावधानी है, शुरू से ही मतलब इंटरैक्ट करोगे, जुड़ोगे तो आपको फ़ायदा होगा, ठीक है? चलिए। तीसरी बात जो अपने हमारे बारे में है कि मैं आपका 2 मिनट कभी हम नहीं कभी बर्बाद करेंगे। मैं केवल पढ़ाता हूँ, केवल पढ़ाता हूँ। मैं कोई एंटरटेनमेंट नहीं करता हूँ, केवल पढ़ाता हूँ। इसीलिए मैं 2 घंटे क्लास रखवाया हूँ कि ज़्यादा बच्चे थके ना, बोरिंग ना हो, क्योंकि हम एंटरटेन नहीं करते हैं। हम टीचिंग करते हैं। टीचिंग में आपको एंटरटेन करेंगे वो अलग चीज़ होगी। लेकिन ये नहीं कि कथा कहानी आए तो 20 मिनट अपने ही बारे में बताने लगे या भूमिका बनाने लगे इधर-उधर, ये हम काम नहीं करते हैं। इस बात की किसी को शिकायत हो सकती है, तो हमें उसकी शिकायत की कोई परवाह नहीं, क्योंकि मैं अपना स्टाइल नहीं चेंज करूँगा कि मैं 2 घंटे में 1.5 घंटा पढ़ाया और आधा घंटा टाइम पास किया। मैं पूरे 2 घंटे आपका कंज़्यूम करूँगा, आपको पढ़ाऊँगा, सिखाऊँगा। उसमें हमारा अपील आपसे ये रहेगा कि जब यहाँ पर आते हो, पढ़ के थक के आने की ज़रूरत नहीं है। आप रेस्ट करके आओ, चाय-पानी करके आराम से आओ। कारण क्या है? इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट समझने के लिए आपको कूल होना पड़ेगा। थका हुआ मस्तिष्क इकोनॉमिक्स नहीं सीख पाएगा। ठीक है? तो इसलिए आप लोग एकदम रेस्ट करके आइए, ज़्यादा पढ़ने हम तो सिखाएँगे। ज़रूरत इस बात की है कि आप घर में ज़्यादा पढ़ो, बनस्पत की इस 2 घंटे में ज़्यादा आप कंसंट्रेट रहो, जहाँ सीखना है। इस 2 घंटे में मैं जितना सिखाऊँगा उतना आप 4-6 घंटे भी पढ़ के नहीं सीख पाओगे। तो इस 2 घंटे को वैल्यूएबल बनाना है, ये जाने रहिए। ये नहीं कि खूब पढ़ के थक के आके बैठ गए, हम पढ़ा रहे हैं तो आपको नींद आ रही है। आप अपने सोने का टाइमिंग या आराम करने का टाइम चेंज कर लीजिए, सिर्फ क्लास के अकॉर्डिंग कर लीजिए। अगर मान लीजिए कि लेट उठते हो तो नींद नहीं आएगी और जो लोग अर्ली मॉर्निंग उठते हैं 2 बजते ब थक जाते हैं तो नींद आने लगती है। तो उस तरीके से आप अपना प्लान कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए, तो मैं लिख रहा हूँ इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था का परिचय। दूसरा चैप्टर मैंने लिखा जो मेनली मेरा पहला चैप्टर होता है बैंकिंग का और दूसरा है इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। मैं
हिंदी अंग्रेजी के शब्द लिखूंगा, पढ़ाऊंगा आपको हिंदी में। शब्द इसलिए लिखता हूं कि जैसे कुछ भी आप सर्च करोगे या कोई बोलेगा तो अंग्रेजी के टर्म बोलता है, और इस पढ़ाई के माध्यम से कम 2000 वर्ड आप इकोनॉमी के सीख जाएंगे बिना किसी एडिशनल एफर्ट के, उसके लिए अलग से कोई प्रयास करना हो। ठीक है, मैं बस केवल शब्द लिखा, उतने ही से आपका जो है क्लियर हो जाएगा। हाँ, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, इस तरह से। इन्फ्लेशन है मुद्रास्फीति, और पूरी तरह से मैं बोर्ड पर रहूंगा। हम वो खड़े होकर बैठ करके और टीचिंग नहीं करते, ईमानदारी से परिश्रम से पढ़ाते हैं। इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। तीसरा चैप्टर है भारतीय वित्तीय प्रणाली, अंग्रेजी में इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। भारतीय वित्तीय प्रणाली, और आप लोग बोलचाल की भाषा में इसको शेयर मार्केट कहते हैं। भारतीय वित्तीय प्रणाली, जिसको कि आप यूं ही संक्षेप में शेयर मार्केट का चैप्टर ऐसा जानते हैं आप, लेकिन रियल में उस चैप्टर का नाम जो है वो भारतीय वित्तीय प्रणाली है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है। चौथा नंबर है कराधान, टैक्सेशन। कराधान यानी आप टैक्सेशन का चैप्टर समझते हैं, टैक्सेशन। पांचवा है बजट। ठीक है, बजट। और इस बजट में आपको बता दें कि बजट इन द सेंस कि यहां पर तीन चीजें हम लोग को पढ़नी पड़ती है, तब जाके रियल में बजट का चैप्टर कंप्लीट होता है। पहला है इसके अंदर बजट के अवधारणा, बजट के पहले लिख देते हैं संवैधानिक प्रावधान। बजट का संवैधानिक प्रावधान, कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स ऑफ बजट। बजट का संवैधानिक प्रावधान, कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स ऑफ बजट। ठीक है, इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है कि संविधान में अनुच्छेद 107 से लेकर, आर्टिकल 107 से लेकर 117 संघ के वित्तीय प्रावधान दिए हैं। अगर आप लोग बेयर एक्ट रखे होंगे तो वहां पर दिखाई दे रहा होगा, या पॉलिटी पढ़ लिए होंगे तो ये पढ़ा दिया गया होगा। संघ के वित्तीय प्रावधान अनुच्छेद 107 से लेकर के 117, 107 to 107। इसमें जैसे धन विधेयक क्या होता है, वित्त विधेयक क्या होता है, विनियोग विधेयक क्या होता है, ठीक है, लेखानुदान, प्रत्यानुदान, अपवादानुदान, इस तरीके की चीजें इसके अंदर होती है। बजट कैसे पेश होता है, कैसे पास किया जाता है, ठीक है, ये सब बातें इसके अंदर होती है। दूसरा शब्द है बजट का अवधारणात्मक पहलू। बजट का, नोट करते चले, अपने कॉपी पर लिखिए, इसी के हिसाब से मैं पढ़ाऊंगा भी, एकदम सीरियल से ऐसे ही पढ़ाएंगे आपको। अवधारणात्मक पहलू, कॉन्सेप्चुअल पार्ट्स ऑफ या कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट्स ऑफ बजट। मतलब क्या? इसके अंदर हम लोग सीखते हैं कि राजस्व क्या होता है, पूंजी क्या होती है, राजस्व घाटा क्या होता है, पूंजीगत घाटा क्या होता है, बजट घाटा क्या होता है। इस तरह से आप काफी कुछ चीजें सुनते हैं। अभी बजट पेश हुआ होगा तो उसमें भी ये सब टर्म सुने होंगे। राजकोषीय घाटा क्या होता है, ठीक है, सब्सिडी क्या होती है, प्राथमिक घाटा क्या होता है, प्रभावी राजस्व घाटा क्या होता है, ठीक है, नोट करने की जरूरत नहीं इसको, ये तो केवल इसको नोट करें। ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। अब बचा तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है? जो बजट प्रस्तुत की जाती है, अभी जैसे पेश की गई है, यानी अपडेट्स कहते हैं इसको, अपडेट्स कहते हैं। और आप लोगों का सौभाग्य है कि आप क्लास तब लगी है जब बजट प्रेजेंट हो चुका है।
इकोनॉमिक सर्वे आ चुका है, यानी पूरी तरह से आप अपडेटेड वर्जन पढ़ेंगे। ठीक है, यानी अपडेटेड वर्जन पढ़ेंगे, ये चीजें आपको आप अगले 1 साल तक चलेंगी। वहां पर जो भी नई बातें कही गई हैं, जो भी पिछला रिकॉर्ड था उसके बारे में बताया गया इकोनॉमिक सर्वे के अंदर। संयोग से इस बार बर्डन भी ज्यादा नहीं है, क्योंकि 2 वॉल्यूम आता था, इस बार 1 ही वॉल्यूम आया है। ठीक है, जो आर्थिक सलाहकार महोदय थे वो नए आए हैं, और हो सकता है कि ना जाने कौन से कारण से उन्होंने चीजों को चेंज कर दिया हो कि 1 ही आएगा, जबकि जो दूसरा वाला आता था फर्स्ट वॉल्यूम, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता था और यूपीएससी की तैयारी में बहुत रामबाण होता था। मेंस की के लिए पूछने के लिए पीटी में 1 आध क्वेश्चन भी आते थे, लेकिन मेंस के लिए वो रामबाण होता था। लेकिन उसको इस बार नहीं लाया गया है, केवल 1 ही वॉल्यूम आई है, जो केवल डेटा और विभिन्न क्षेत्रों के परफॉर्मेंस रिपोर्ट पेश कर रही है। ठीक है, तो ये अपडेट्स है। तो ये रहा बजट का चैप्टर। अब इसमें मैं जोड़ूंगा, आगे लिख सकते हैं अगले पेज पर, लेकिन यहीं पर थोड़ा लिख करके और बताना कुछ चाहते हैं। यहां पर लिखा मैंने नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, 6ठा नंबर चैप्टर। ठीक है, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। ये जो 6 चैप्टर हमने लिखे हैं, ठीक है, बैंकिंग, इन्फ्लेशन, भारतीय वित्तीय प्रणाली, और एक और जोड़ लेते हैं इसमें, बीओपी कहते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट। कायदे से इसको ऊपर ही रखते हैं, 6 नंबर, इसको 7 नंबर रखने दीजिए, उसको 6 नंबर पर रखते हैं। यहां पर लिखता हूं बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन। वैसे चैप्टर ट्रेड का होता है, लेकिन ट्रेड का चैप्टर का एक पार्ट होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन कहते हैं, और उस टॉपिक को पढ़ाऊंगा पहले ही, और फिर ट्रेड का चैप्टर में आयात नीति, निर्यात नीति, वो सब बाद में देखेंगे। क्यों? वो कॉन्सेप्ट बेस्ड है। इतने चैप्टर से यूपीएससी अगर 1 साल में, रेंज ये है क्वेश्चन का प्रीलिम्स में 15 से 25 रेंज है। कभी वो 15 प्रश्न भी पूछती है, जैसा कि पिछले साल 2021 में 15 क्वेश्चन ही आया था नेट 100 में से। मैं पीटी की बात कर रहा हूँ, मेंस का सिलेबस आपके पास लिखा हुआ है ना। 15 से 25 क्वेश्चन आता है। पिछले साल 15 ही आए थे, फिर कभी 20 आता है, कभी 25 भी आता है, 22 आता है, 23 आता है, 24 आता है, इस तरीके से। यानी इसके इसके बीच कुछ भी वो पूछ सकते हैं, उनकी मर्जी है। अगर वो 20 प्रश्न पूछ रहे हैं तो 14 प्रश्न इसी केवल 6 चैप्टर से आता है। ये रेशियो है, यानी कि 65 से 70% क्वेश्चन मात्र 6 चैप्टर से आता है। ठीक है, और बाकी के जो चैप्टर अभी लिखेंगे आने के लिए उससे भी आएगा, लेकिन 1 साल 1 प्रश्न आया, अगले साल नहीं भी आएगा, इस तरीके से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमको नहीं पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, वो कहीं मेंस में उपयोगी है वे चैप्टर। ठीक है, तो पढ़ना हमको पूरा कंप्लीट सिलेबस है, लेकिन जो इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, यानी लास्ट मोमेंट में आपको कहाँ ज्यादा फोकस करनी है, कहाँ ज्यादा डेप्थ में सीखनी है, जिससे यूपीएससी निकलती हो। पढ़ाई करने के लिए बहुत विद्यार्थी बहुत परिश्रम भी करते हैं, ज्ञान भी रखते हैं, लेकिन परीक्षा नहीं पास कर पाते हैं। परीक्षा पास करना, ज्ञान तो होना चाहिए, लेकिन साथ में स्ट्रेटेजी भी होनी चाहिए कि हम कहाँ पर फोकस करें। अब यहीं लगे हाथ आपको बताए कि अगर आप पीसीएस का परीक्षा दे रहे हैं 1 मिनट के लिए, यूपी पीसीएस, तो वहां पर इनमें से जो है 1-2 क्वेश्चन मिल जाए तो मुश्किल कहिए, जितना लिखा हूं, और इसके बाद जो लिखूंगा उनसे वो सारे क्वेश्चन मिले। अब जो यूपीएससी का विद्यार्थी जो इसको टारगेट किया हुआ, वो पीसीएस में परेशानी महसूस करेगा। जो पीसीएस में फोकस्ड किया हुआ है, वो उसको यहां पर उसकी दाल नहीं गलती है। तो हमें पता होना चाहिए कि किस एग्जाम में क्या फोकस होता है। ठीक है ना? ये आगे मैं लिख रहा हूं, तो 6 नंबर बीओपी लिखा था, 7 नंबर नेशनल इनकम। अगला मैच चैप्टर्स के नाम लिख रहे हैं। 8 नंबर
प्लानिंग का चैप्टर, आयोजना बोलते हैं। पहले काफी महत्वपूर्ण हुआ करता था, लेकिन अब महत्वपूर्ण है इस वजह से कि नीति कमीशन इसके अंदर है। ठीक है, प्लानिंग कमीशन के स्थान पर नीति कमीशन। तो जो इस चैप्टर से पहले के क्वेश्चन थे उनके ट्रेंड अलग हो गए हैं, अब दूसरे ढंग के क्वेश्चन अब से आएंगे। अब उसमें इंपॉर्टेंस किस बात का है? नीति कमीशन का, नीति आयोग। और नीति आयोग ने इतना डाइवर्सिफाई चीजों को ला रही है, तमाम इंडेक्सेस, सूचकांक, अलग अलग क्षेत्र में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, पानी में, किसानों की स्थिति सुधारने में, एसडीजी में, मैंने पूरा उसने एक सीक्वेंस ही डेवलप कर दिया है इंडेक्सेस के, और उन सूचकांकों से प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, तो नीति कमीशन की कार्यशैली पर प्रश्न आ रहा है। तो चैप्टर वही है, बट इसमें क्वेश्चन का डायमेंशन अब बदल गया है, अब वह नीति कमीशन की तरफ चली गई है। 9 नंबर, एग्रीकल्चर, कृषि का चैप्टर। ठीक है, कृषि का चैप्टर। अब देखेंगे जो मेंस है, अभी मेंस का मैं सिलेबस तो लिख नहीं रहा हूं, यहां पर पीटी का ही लिख रहा हूं। यहां मैंने एक चैप्टर लिखा, 15-16 चैप्टर लिखूंगा, जिसमें एक चैप्टर लिखा हमने कृषि का, जबकि आपके मेंस के सिलेबस में 10 यूनिट दिया हुआ है, आपके नजर के सामने दिख रहा है, और 10 यूनिट में 4 यूनिट 4, 5, 6, 7, देख लीजिए, 4, 5, 6, 7 दिखाई दे रहा है। ये चारों एग्रीकल्चर सेक्टर से ही है, यानी आउट ऑफ 10 में से 4 सेगमेंट कृषि के ही हैं। ये नए सिलेबस की खासियत है कि हमारा देश ग्रामीण विकास, कृषि के बारे में ऑफिसर अच्छे से जाने, इसलिए सिलेबस में 40% हिस्सा उसका कर दिया है कि आपको ग्रामीण भारत के चीजों को और कृषि की चीजों को अच्छे से समझ आनी चाहिए। ठीक है, यहां पर एक चैप्टर है, और वहां देखिए 10 में से आउट ऑफ, मैंने 10 में से 4, और क्वेश्चन भी लगातार पूछते हैं इन टॉपिक से, क्वेश्चन भी लगातार आ रहा है, ये नहीं कि कभी पूछा कभी नहीं, बाकी के कभी पूछा कभी नहीं, लेकिन एग्रीकल्चर वाले के चारों में से क्वेश्चन लगातार। उसमें भी जो उसका 5 नंबर है, 6 नंबर है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एमएसपी, सब्सिडी, ठीक है, इस तरीके की चीजें हैं, तो ये सब खूब धुआंधार क्वेश्चन इससे आते हैं। चलिए, यहां पर क्या आएगा सर पीटी में? जो गवर्नमेंट की स्कीम्स चल रही है कृषि के क्षेत्र में, उनसे प्रश्न उठाए जाते ज्यादातर। कृषि में यहां पर सरकार जो जो योजनाएं चला रही है। 10 नंबर, इंडस्ट्री। उद्योग का चैप्टर है, इससे संबंधित कुछ चीजें आ सकती हैं, लेकिन वहां पर आप देखेंगे आपके सिलेबस में तो 8 नंबर टॉपिक है। ठीक है, दिखा रहा है कि आर्थिक सुधार कार्यक्रम के बारे में, एलपीजी के बारे में बता रहा है। 1991 में जो हम लोग आर्थिक सुधार कार्यक्रम शुरू किए थे, तो जो नीतियां अपनाई थी उसका हमारे औद्योगिक विकास पर क्या असर पड़ा, ये सब दिया हुआ है। तो वो सारी चीजें भी यहाँ पर पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग कुछ डाइवर्सिफाई चीजें पढ़ते हैं, जैसे माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज का परिभाषा क्या है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ठीक है, एलपीजी क्या है, इस तरीके की चीजें इसमें देखी जाती है, या विभिन्न क्षेत्रों का योगदान क्या है। आईआईपी है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, उसमें आधारभूत उद्योगों का हिस्सेदारी कितना है, आधारभूत उद्योग में कौन कौन से इंडस्ट्री आते हैं, इस तरीके के इंफॉर्मेटिव चीजें थोड़ी यहाँ पर रहती है। और वो कृषि जो है, वो वहाँ पर इंडस्ट्री, वो जो है उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है कि क्या प्रभाव पड़ा, सुधार हुआ तो औद्योगिक विकास किस स्तर पर पहुंचा, इस तरीके का।
11 नंबर में ट्रेड का चैप्टर है, व्यापार का चैप्टर। इसका आधा हिस्सा हम लोग पीछे बीओपी के रूप में देख चुके हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट था, इसी का था वो पार्ट। लेकिन यहां पर हम लोग फिर क्या पढ़ेंगे, यहां पर ये देखेंगे कि हमारे देश से जो निर्यात होता है किन वस्तुओं का होता है, किन वस्तुओं का होता है। पहली बात, आयात जो करते हैं, आयात की मद क्या है, आयात की मद क्या है, कौन कौन सी चीजों का आयात करते हैं, किन देशों को हम निर्यात करते हैं, किन देशों को निर्यात करते हैं। तो सबसे ज्यादा निर्यात किसको करते हैं, सबसे ज्यादा किस देश से आयात करते हैं, आयात वाले देश। हमारी विदेशी ऋण क्या है, विदेशी ऋण की स्थिति क्या है, ठीक है। इस तरीके की चीजें यहां पर ट्रेड के चैप्टर में पढ़ी जाती है, जो इकोनॉमिक सर्वे से अपडेट होकर आती है, आई हुई है, ठीक है। सबसे ज्यादा निर्यात हम लोग अमेरिका को करते हैं और सबसे ज्यादा मुनाफा हम लोग अमेरिका से कमाते हैं, इसीलिए भारत अमेरिका से रिलेशन बनाए रखता है। 100 रुपए के निर्यात में 18 रुपए हम प्राप्त कहां से करते हैं, अमेरिका से करते हैं, ठीक है। और आयात वहां से हम अपने आयात के 100 रुपए में से 6 रुपए का मात्र आयात करते हैं। तो डिफरेंस हुआ ना कमाई। जबकि चाइना की कहानी क्या है कि हमारे यहाँ वहां से ज्यादा आयात होता है, 15% हमारे आयात का हिस्सा केवल चाइना का है, लेकिन निर्यात में तीसरे नंबर पर हुआ, तीसरे नंबर पर। दूसरे नंबर पे आयात और निर्यात दोनों में ही यूनाइटेड अरब अमीरात है, ठीक है। निर्यात भी उसको करते हैं, दूसरे नंबर पर है, आयात भी करते हैं उससे दूसरे नंबर पर है। तो इस तरीके से विदेशी ऋण कितना है, इस समय 593 बिलियन डॉलर है, जबकि हमारा भंडार 633 बिलियन डॉलर है। वो तो ऊपर नीचे होता है हर सप्ताह, लेकिन एक स्टैंडर्ड मान करके बात कर रहे हैं, लगभग 640 बिलियन डॉलर के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें इसमें पढ़ी जाती है ट्रेड के चैप्टर। और देखिए यहां पर अब आएगा सोशल एक सेक्टर से संबंधित, एक तरह से, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का पहले ले लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत ढांचा। क्या मतलब, आधारभूत ढांचा। हमारे देश में सड़क की स्थिति क्या है, हवाई अड्डा, बंदरगाह, रेलवे, ठीक है, दूरसंचार, विद्युत, इन सब की स्थिति क्या है, इसके ऊपर पढ़ते हैं। साथ में आधारभूत ढांचा को हम दो पार्ट में बांट दें, अगर आर्थिक बोले जो अभी हमने सुनाया आपको, और दूसरा बोले सामाजिक, सोशल। तो आर्थिक वाला भी सुनाया आपको, क्या, सड़क, रेल, हवाई अड्डा, बंदरगाह, दूरसंचार, विद्युत, ये सब हो जाएगा। और सामाजिक वाले में स्कूल, हॉस्पिटल, ठीक है, स्वच्छता, सैनिटेशन, स्वच्छता, ठीक है, पेयजल, सीवर लाइन, ठीक है, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती है, सामाजिक के अंदर। हॉस्पिटल, स्कूल, सैनिटेशन, स्वच्छता, पीने का पानी, ये सब सारी चीजें सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए गरीबी का चैप्टर है, पॉवर्टी, ठीक है। अब इसको मैं चैप्टर नहीं ऐसे ही लिख देता हूं, इसमें गरीबी है, बेरोजगारी है, और विकास तथा जनसंख्या। जनसंख्या है, नगरीकरण है, गरीबी, बेरोजगारी, जनसंख्या, नगरीकरण और विकास,
ठीक है, डेवलपमेंट। तो जो यहां मैं लिखा हूं वो आपके मेंस के सिलेबस में लगभग पहला टॉपिक है। ठीक है, पहला टॉपिक है। ठीक है, लिख रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था, योजना और समृद्धि, गरीबी, इस तरीके की चीजें दी हुई हैं। और लास्ट में मैं लिख रहा हूं 14 नंबर, 15 नंबर, सूचकांक, इंडेक्सेस बोलते हैं इसको, ये मैंने करंट है ये, और सरकार की योजनाएं। पढ़ाई के क्रम में चैप्टर वाइज जो स्कीम्स आएगी उसको तो हम लोग पढ़ लेंगे। मान लो कृषि पढ़ रहे हैं तो वहां पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना, ठीक है, अ, इस तरीके से जितने भी स्कीम्स आएंगे वो तो वहां हम लोग पढ़ लेंगे। बाय द वे कुछ छूटता है अलग अलग जगहों पर, तो वो यहाँ पर सरकारी योजनाओं के रूप में स्कीम्स बोलते हैं, योजनाएं। ठीक है, अब आपको एक बात लगेगी कि योजनाओं का पढ़ना प्री के लिए, योजनाएं जब आप पढ़ते हैं तो जो उसके एस्पेक्ट्स होते हैं, प्रावधान कहते हैं, वो पीटी में काम आता है। और बाकी नीतिगत आंसर लिखने में योजनाएं मेंस में काम आती हैं। तो ये दोनों ही जगह इंपॉर्टेंट होता है। तो हमें पता होना चाहिए कि जब वहाँ पर कुछ आप लिख रहे होंगे मेंस के उत्तर में, तब वहाँ पता लगेगा कि सरकार ने इससे संबंधित कौन सी योजनाएं चलाई हैं, क्या सुविधाएं जुटाई हैं, ये सब पता चलेगा। ठीक है ना? ये चलिए, तो इतने हो गए चैप्टर आपके प्रीलिम्स में। तब जाकर आपका पूरा सिलेबस, यानी यूपीएससी का पीटी तब आप पास कर पाएंगे इकोनॉमिक्स के नजरिए से, यानी जो उसमें क्वेश्चन आएगा हल कर पाएंगे। लेकिन जो शुरू के 6 चैप्टर हैं वो 70% तक जो है कि कवर करते हैं, 60 से 70%। उसमें वो कोई समझौता नहीं करते कि इस साल नहीं पूछा अगली साल पूछ लूंगा, है ना। इस बार का 15 क्वेश्चन अगर देखेंगे इस बार के आईएसपीटी में, आपको उसी भारतीय वित्तीय प्रणाली से लोग सारा दुनिया का टीचर पढ़ाए, इससे तो क्वेश्चन ही नहीं आता, ये शेयर मार्केट से क्या। इस बार दुनिया भर के क्वेश्चन उसी से पूछ दिए। उसमें केवल टर्मिनोलॉजी होता है और टर्म को जानना जरूरी है, तब जाके इकोनॉमिक्स समझ में आती है। तो ये सब चीजें आपको समझा होना चाहिए। ठीक है, स्ट्रेटेजी पहले तय होना चाहिए कि हमारी पढ़ाई सीधी दिशा में जा रही है कि नहीं, सही दिशा में जा रही है कि नहीं। ठीक है, अब देखिए, अब ये मेंस का सिलेबस है, इसको भी बोल देते हैं। ये तो आपके पास लिखित है ही, तो लिखने की जरूरत नहीं। लिखा है कि इसको आप नंबर डाल दीजिएगा तो आपको ज्यादा याद रहेगा। बुलेट डला हुआ है, आप नंबर डाल दीजिए 1 2 3 करके, 10 पॉइंट है। मैं नंबर्स पे बोला करूंगा तो आपको याद आ जाएगा, पता लगता रहेगा। ठीक है, 10 पॉइंट है। लिखा है भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना। ठीक है, अगर ये कुछ भी न लिखा रहे और एक शब्द लिखा है भारतीय अर्थव्यवस्था, तो इनको राइट मिल गया कि आपसे कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं, ये इसका मतलब होता है। दूसरा मतलब क्या है, जो लिखा है, कि जो लिखा है सिलेबस में उससे वह जरूर क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, और भारतीय अर्थव्यवस्था लिखने का मतलब वो पूरे इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हैं, और जो लिख दिया उससे तो वह जरूर पूछेंगे। सिलेबस का मतलब ये होता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था था योजना, संसाधनों को जुटाने। ये जब सिलेबस आया था तो लोग इसको डिफाइन ही नहीं कर पा रहे थे कि संसाधनों को जुटाने का मतलब क्या होता है। मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स कहते हैं, यानी कैसे वित्त फंड जुटाया जाए। ठीक है, यहाँ कोयला खनिज और इस तरह की चीज की बात नहीं होती है, यहाँ फाइनेंस जुटाने की बात आती है कि बिना पैसे जुटाए आप कैसे विकास का काम कर पाएंगे। ठीक है, तो संसाधनों को जुटाने, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। ठीक है, बेस के रूप में आज मैं इसी को थोड़ा सा सिखाऊंगा आपको। प्रगति, विकास। ठीक है, हिंदी में यहां प्रगति लिखा जाता है, अंग्रेजी में ग्रोथ लिखा है।
वैसे उसके लिए हम लोग बोलचाल की भाषा में समृद्धि बोलते हैं, ठीक है? और विकास मतलब डेवलपमेंट। इन दोनों शब्दों का मतलब थोड़ा-सा इसको एक बार बोल देते हैं फिर बताता हूँ कुछ-कुछ। रोजगार से संबंधित विषय। अब ये रोजगार से संबंधित विषय का मतलब यहाँ पर क्या है कि भारत में बेरोजगारी की समस्या क्या है? जो रोजगार क्रिएट हो रहे हैं वो औपचारिक प्रकार के हैं कि अनौपचारिक प्रकार के हैं? औपचारिक अनौपचारिक का मतलब क्या है? फॉर्मल नॉन फॉर्मल का मतलब क्या है? जैसे कुछ लोग नौकरी पे रखे जाते हैं तो उनकी एक निश्चित सेवा शर्त होती है कि आपको इतना वेतन मिलेगा, संडे को छुट्टी मिलेगी, बीमार पड़ेंगे तो छुट्टी ले सकते हैं, बीमार पड़ेंगे तो छुट्टी के सहित वेतन भी मिलेगा आपको, आपका फंड कटेगा, फंड से आपको पेंशन मिलेगा, ठीक है? इस तरीके की आपको हटाया जाएगा तो एक नोटिस दिया जाएगा 1 महीने का या इस तरीके का, तब आपको हटाया जाएगा। तो ये सब हुआ क्या? औपचारिक यानी सामाजिक सुरक्षा। और एक होता है क्या? मालिक ने आज फ़ोन किया, "आ जाओ नौकरी पर, आ जाओ नौकरी पर" और किसी बात से उसको तकलीफ हुई, तो तुरंत बोल दिया कि ऐसा है, कल से नहीं आना है, बात खत्म। ठीक है? डेली बेसिस पे जो लोग काम करते हैं वो इसी कैटेगरी में होते हैं, अनौपचारिक। ना उनका कोई फंड करता है, ना उनका कोई वेतन, जो बार्गेन से तय हो गया, सामने वाला जितना मजबूर होगा, उसको उतनी मजबूरी का फ़ायदा उठा के कम से कम वेतन, सातों दिन ड्यूटी बुलाएँ, एक्स्ट्रा टाइम काम करवाइए, ना कोई उसका एक्सीडेंट हो गया तो उसका केयर करने नहीं, मैं क्या जानूँ, मैं तो रजिस्टर्ड ही नहीं हूँ, मैं हम क्या जानें। तो कहने का मतलब अनौपचारिक। तो ये सब मुद्दे इसके अंदर हैं। फिर महिला का रोजगार में क्या हिस्सेदारी नहीं है, इस तरीके की चीजें ये सब पढ़ी जाती है, मेंस में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समावेशी विकास तथा तथा इससे उत्पन्न विषय। ये समावेशी विकास का मतलब क्या है? इंक्लूसिव डेवलपमेंट। देखिए, मैं एकदम बेसिक से बताता हूँ। ये हमारी जनसंख्या है टोटल, और इस टोटल जनसंख्या का कुछ हिस्सा ऐसा है जो विकास के लाभ नहीं प्राप्त कर पाया। ना शिक्षित है, गरीब है, अशिक्षित है, गरीब है, अस्वस्थ है, जहाँ वो रहता है वहाँ तक ना सड़क गई है, ना बिजली गई है, ठीक है? तो जब ये सब चीज़ उसको मिला ही नहीं तो उसका तो विकास हुआ ही नहीं, तो वह योगदान भी तो नहीं कर पाएगा। तो ऐसे लोगों को विकास के मेन स्ट्रीम में जोड़ने के लिए प्रयास किए जाएँ, ठीक है? ऐसे लोगों को विकास के मेन स्ट्रीम में जोड़ने के लिए उनके लिए प्रयास किए जाएँ, तो यही है समावेशी विकास। कैसे हो पाएगा? एकदम जल्दी से देखिए, कैसे हो पाएगा? तो हम उन लोगों तक, उनके घरों तक सड़क ले जाएँ, विद्युत ले जाएँ, दूरसंचार ले जाएँ, शिक्षा, स्कूल की व्यवस्था करें, हॉस्पिटल की व्यवस्था करें, तब तो वो शिक्षा प्राप्त कर पाएँगे, स्वस्थ हो पाएँगे, तब जाकर के कहीं विकास में योगदान दे पाएँगे, ठीक है? तो समावेशी विकास इसी को कहते हैं। विकास ऐसा हो यानी उत्पादन का क्रियाएँ ऐसी हों जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार सृजित होता हो, ताकि लोगों को रोज़गार मिले, और रोज़गार मिलेगा तभी अस्थायी रूप से बेरोज़गारी और गरीबी दूर होगी। किसी को थोड़े-थोड़े पैसे देने से थोड़ी ना उसकी ज़िंदगी कटेगी जो है। अस्थायी रूप से समस्या का समाधान तो रोज़गार है, तब जाकर के वो बेरोज़गारी भी खत्म और साथ में जो है कि गरीबी भी खत्म। जब वो थोड़ी अच्छी स्थिति में होगा तो आने वाली पीढ़ी को वो और अच्छे से बढ़ा सकता है। तो ये सारी बातें। तो विकास ऐसा हो जो रोज़गार परक हो। तीसरी चीज़, जो पिछड़े लोग हैं, जैसे एससी वर्ग है, एसटी वर्ग है, महिला वर्ग है, माइनॉरिटी है, आजकल सामान्य वर्ग के पिछड़े लोग ईडब्ल्यूएस कहते हैं, उनके विकास के लिए, उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए उपाय किए जाएँ, ये सब। महँगाई से बचाया जाए उनको, साथ में वित्तीय समावेशन। ये तो बस ऐसे ही आपके दिमाग में डाल रहे हैं।
वित्तीय समावेशन इसी के अंदर आता है। समावेशी विकास में ही वित्तीय समावेशन आता है। एक पहलू ये भी है। वित्तीय समावेशन का मतलब क्या है? पहली जरूरत यह है कि हमारे घर के पास तक बैंक आए, तभी तो मेरा अकाउंट खुलेगा। लेकिन बैंक आ गया, अकाउंट खुल गया, इसी से हमारी गरीबी तो दूर नहीं हो जाएगी। तो हमको पर्याप्त मात्रा में ऋण मिले, आसान शर्तों पर मिले, सस्ते ब्याज दर पर मिले, अन्य वित्तीय उत्पाद, चाहे वो बीमा हो, चाहे पेंशन हो, चाहे अन्य सुविधाएं हो, ये सब भी हमको मिले, तब तो हमारी बेरोजगारी, हमारी गरीबी दूर होगी। तो जब वित्तीय समावेशन किया जाएगा, तभी जाकर के समावेशी विकास प्राप्त हो पाएगा। ठीक है, तो वित्तीय समावेशन उसका एक एस्पेक्ट्स है। अब प्रश्न थोड़ा सा ऐसे खड़ा करता हूं कि क्या हमारे देश में समावेशी विकास हो रहा है? तो आप में से दो पक्ष है, दोनों अलग अलग राय दे रहा है। एक पक्ष ये कह रहा है कि हो रहा है सर, और एक पक्ष है कि कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो आप मेंस के उत्तर में कहने के लिए स्वतंत्र हैं दोनों बातें, बशर्ते कि अपनी बात को पुष्ट कर दीजिए, वेरीफाई करिए। आपके कहने से नहीं, मैं मान करके, मैं एग्जामिनर हूं, मैं आपके कहने से नहीं मान लूंगा। अगर आपने कहा कि समावेशी विकास हो रहा है, तो बताइए ना कि कैसे हो रहा है, कोई प्रमाण है आपके पास? और कह रहे हैं कि नहीं हो रहा है, तो उस पर भी बताइए कि क्या है आपका पहलू, कैसे बता रहे हैं आप, तो कैसे लिखते हैं बता रहा। मान लीजिए हमने कहा कि हाँ, समावेशी विकास हो रहा है, तो हमने बताना शुरू किया कि देखिए साक्षरता का स्तर बढ़ा है, उन तक जो है कि स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ी हैं, पहले से उनके रहन सहन का स्तर सुधरा है, आरक्षण मिले हैं, नौकरियां, सरकारी नौकरियों में उनका प्रतिनिधित्व मिला है। ठीक है, आप देखिए कि तमाम जैसे शिक्षा में भी आरक्षण मिला है, इससे उनकी शिक्षा का प्रतिशत बढ़ा है। अभी आप देख रहे हैं कि 5 लाख का जो है मेडिक्लेम जो गरीब आदमी को दिया जा रहा है बीमार पड़ने पर इलाज के लिए, इससे उसकी स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार हुआ है। यानी इसका मतलब कि जैसे उज्ज्वला योजना के अंदर आप देख रहे हैं कि ऐसे गरीबी रेखा से नीचे रह रहे महिलाओं को पीछे 8 करोड़ और 2021 के बजट में 1 करोड़ और बोला गया था, नहीं कि अब तक 9 करोड़ परिवार को, महिला को एलपीजी सिलेंडर दिया जा चुका है। जहां उनके घरों में विद्युतीकरण नहीं था, विद्युत कनेक्शन नहीं था, वहां पर अभी सौभाग्य योजना, ठीक है, सौभाग्य योजना, प्रधानमंत्री हर घर बिजली योजना, देखिए स्कीम्स की जरूरत पड़ रही है, हम अपनी बातें कैसे वेरीफाई कर पाएंगे? तो सौभाग्य योजना, प्रधानमंत्री हर घर बिजली योजना, ऐसे में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों को विद्युत का कनेक्शन दिया गया। जो गरीब नहीं थे, गरीबी रेखा के नीचे नहीं थे, अगर उनके घर में विद्युत कनेक्शन नहीं था, तो उनसे 500 रुपये लेने का प्रावधान था, वो भी बिजली के बिल में जोड़ के, इकट्ठे नहीं गिलाओ 500 रुपये। उजाला योजना, उन तक जो है कि रोशनी देने के लिए एलईडी बल्ब लगाई। ठीक है, तो उज्ज्वला, उजाला, सौभाग्य, 3 स्कीम बता दिया फटाफट। ठीक है ना? तो विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे, अभी तो मैं केवल 2 मिनट समराइज कर रहा हूं। तो आपने अपने बता दिया कि भाई समावेशी विकास हो रहा है, देख लीजिए इतने सब बातें हुई हैं देश के अंदर। अब फिर मैं कह रहा हूं नहीं, समावेशी विकास होता नहीं दिख रहा है, तो बताइए ना कैसे नहीं हो रहा है? अरे सर, अभी एक रिपोर्ट आई है और ये रिपोर्टें सब बता रही हैं कि पता चला कि दुनिया की 1% जनसंख्या के पास इतना संपत्ति है, 10% के पास इतना संपत्ति है, इतनी बड़ी जनसंख्या के पास संपत्ति का नथिंग है, बहुत थोड़ा सा है, तो ये तो भारी असमानता बता रहा है। तो दोनों तरफ की बातें हमने बोल दी, और उसके लिए पक्ष में जो है कि जो डेटा आया है उसको रख दिया। तो ये हुए मुद्दे कि क्या समावेशी विकास हो रहा है। तो अगर आप तो आप तब आप बैलेंस उत्तर देना। तो बैलेंस उत्तर देने का मतलब क्या होता है? आप बोले कि दोनों चीजें दिखाई पड़ रही हैं। कुछ मामलों में समावेशी होता हुआ दिखाई दे रहा है और कुछ मामलों में नहीं हो रहा है। अब एक पहलू को फिर लिया और तब उसको जैसे बोला वैसे कर दिया, फिर दूसरा पहलू को लिया, फिर उसको डिटेल कर दिया।
ठीक है, और नीचे निष्कर्ष बता रहे हैं आप। क्या? उपरोक्त विवेचन या उपर्युक्त विवेचन के फलस्वरूप ये देखने को मिल रहा है कि इस मामले में तो हुआ है, लेकिन जो भौतिक संपत्ति और आय में असमानता अभी भी विद्यमान है, इसको दूर करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए या सरकार के द्वारा प्रयास किए जाने चाहिए। बात समझ में आई? कैसे उत्तर लिखा जाता है? ठीक है, चलिए यहां नीचे लिखा है सरकारी बजट। ठीक है, अब इस सरकारी बजट से तो यहां तो कुछ पिक्चर क्लियर ही नहीं हो रहा कि क्या कह रहे हैं, लेकिन हाँ, हम मान लेंगे कि इसमें ये जानना चाहते हैं कि देश का बजट कैसा होना चाहिए। तो बजट ऐसा हो कि आय व्यय में संतुलन हो, विकास को बढ़ावा देता हो, ठीक है, विकास को बढ़ावा देता हो, और सबसे जरूरी चीज है कि समावेशी विकास लाता हो। ठीक है, तो यही तो हमारी बजट की रिक्वायरमेंट है। तो ऐसी बजट प्रणाली विकसित किया जाए जो बैलेंस हो। तो इसमें इस तरीके की चीजें हम लोग देखते हैं, और तमाम क्या क्या हो रहा है वो सब भी जैसे मान लीजिए कि एक एफआरबीएम की बात कही गई, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट। ये क्या है? होता क्या था कि मान लीजिए, ऐसे सिंपल बता रहा हूं कि सरकार की कुल आय माना कि 100 रुपया और खर्च दिखा रहा है 120 रुपया, यानी इसका घाटा कितना दिखा रहा है? 20 रुपया। तो कुल घाटे को हम कहते हैं राजकोषीय घाटा कहते हैं, फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। अब फिस्कल डेफिसिट ज्यादा होगा तो कुछ समस्या उत्पन्न करता है। समस्या उत्पन्न करता है, बहुत बेसिक बताता हूं, अभी यूपीएससी में 2021 में पूछा भी है, लेकिन हम एकदम बातों बातों में जैसे गांव का आदमी समझता है वैसे समझा देंगे। अब सरकार को 20 रुपया कम पड़ रहा है, तो सरकार क्या करेगी? उधार लेके इसको पूरा करेगी। तो उधार लेने गए, तो जब आप ज्यादा उधार मांगोगे तो सामने वाला क्या कहेगा? 6% नहीं, 7% लूंगा, 8% लूंगा, 9% लूंगा, यानी इंटरेस्ट ज्यादा मांगेगा। ठीक है, इंटरेस्ट ज्यादा मांगेगा तो ब्याज की दर बढ़ जाएगी। अब तुमने तो घाटा करके मार्केट में ज्यादा उधार मांग करके ब्याज की दर बढ़वा दी, और ये है बिजनेसमैन, इन्हें जो है उद्योग धंधे लगाने थे। अब ये गए तो पता चला कि मार्केट में तो रेट 6 से बढ़कर के 10% हो गया है। अब महंगा ब्याज दर है तो ये तो ऋण नहीं ले पा रहे हैं, नहीं उद्योग धंधे स्थापित कर पा रहे हैं, तो समस्या ये पैदा हुई। तो नया उद्योग लगा नहीं, ज्यादा लगा नहीं, ज्यादा उत्पादन नहीं हुआ, और इधर सरकार जी ने अपनी कमाई के पैसे, राजस्व के पैसे और उधार जो लिए थे वो सब छोड़े बाजार में। यानी लोगों के पास पैसे ज्यादा पहुंचे, लेकिन उसी अनुपात में उधर उत्पादन नहीं हुआ। तो क्या होगा? एक सिंपल चीज, 5 पेन बराबर 5 रुपया, तो 1 पेन बराबर 1 रुपया। अगर मान लीजिए उत्पादन कम रहा, 8 पेन हो, बढ़ा है लेकिन उतना नहीं बढ़ा, 8 पेन हुआ, लेकिन इधर सरकार के द्वारा राजस्व छोड़ने, जो कमाई थी उसको छोड़ा, बजट के माध्यम से उधार के पैसे छोड़े, मार्केट में आया 10 रुपया। अब क्या होगा सर? 1 पेन बराबर 1.25 रुपये, 1 पेन बराबर 1.25 रुपये, यानी ज्यादा मुद्रा, ज्यादा रुपए कम वस्तुओं को खरीदने की कोशिश कर रही है। तो क्या हुआ सर? जो 1 पेन 1 रुपये का मिलता था, अब वही पेन 1.25 रुपये की मिलता है। तो हम लेमैन आदमी क्या कहते हैं? महंगाई कहते हैं। ठीक है, इन्फ्लेशन कहते हैं। क्यों? जो पेन 1 रुपये की मिलती थी, आजकल वही पेन 1.25 रुपये की मिल रही है। महंगी मिल रही है ना, अनुभव हो रहा है। लेकिन इकोनॉमिक्स की भाषा में क्या कहते हैं? मुद्रा का मूल्य गिर गया है। कैसे? वैल्यू गिर गया है। कैसे? जिस 1 रुपये से मैं पेन खरीद लिया करता था, अब उसी पेन को खरीदने के लिए हमको पहले से 25 पैसे
ज्यादा देने पड़ रहे हैं, तो मुद्रा की मूल्य क्या हुई? तो इन्फ्लेशन का मतलब यहां क्या समझेंगे? मुद्रा के मूल्य में गिरावट। ठीक है, और लेमैन में हमने क्या समझा? अच्छा, महंगाई हो गई है। तो महंगाई मुद्रा के मूल्य को क्या करती है? गिरा देती है। ठीक है, तो कहने का मतलब इस तरीके से क्या क्या हो गया आपने देखा? ब्याज बढ़ गई घाटा ज्यादा होने से। तो सरकार बार बार कहती थी कि मैं कम कर लेंगे कम कर लेंगे, लेकिन कर नहीं पाती थी। फिर सरकार ने एक कानून बनाया अपने लिए ही, यानी उस कानून से बंध जाए हम, पर एक समय सीमा रख दिया जाए, इतने समय तक में हम घटा लेंगे। तो इसीलिए कानून बना था एफआरबीएम का कानून, ताकि आप अपने घाटे को कम रखना। ठीक है, तो किए उसमें, लेकिन कई बार ऐसी परिस्थिति आती है कि चाह करके भी नहीं कर पाते। तो जब 2003 में बना था, वाजपेयी जी ने बनाई थी, लेकिन उन्होंने तत्काल इसको लागू नहीं किया था। चुनाव हुआ, चुनाव के बाद चिदम्बरम साहब आए, वो भी 1 साल रुके रहे, फिर बाद में लागू किया। अच्छा बढ़ रहे थे, तब तक 2008 में अमेरिका में मंदी आई, और उसका असर हम पर भी न पड़ जाए, हमने कहा कि बाद में देखेंगे घाटे वाटे की बातें, पहले देश को मंदी से बचाते हैं। तो खर्चे बढ़ाओ, टैक्स कम करो, फिर मेरा घाटा बढ़ गया फिर से। फिर उसके बाद जब व्यवस्थित हुए तो फिर कंट्रोल करना शुरू किए, तब फिर मोदी जी आए। अब मोदी जी का गाना ये था कि गरीबों का केयर करना है, खर्चे पे सोचेंगे तो गरीबों का केयर नहीं हो पाएगा। तो इन्होंने अपना जो है कि खर्चा बढ़ाने पर बल दिया था, घाटा ज्यादा। फिर भी कोशिश कर रहे थे कि कम हो जाए, तब तक जो है कोविड आ गया। और कोविड आने पर तो कहां 3.5 बोल करके साल की शुरुआत किए थे। साल की शुरुआत मतलब 2020 1 फरवरी, सीतारमण जी ने कहा कि हम 3.5% पर घटा के लाएंगे। और जब साल समाप्त हुआ, दूसरा साल 1 फरवरी 2021, तब सुना रही हैं कि 3.5 नहीं, 9.6। ठीक है, इतना मतलब संकट आ गया। तो संकट से बचाना जरूरी है कि घाटे का मुंह देखें। तो 9.6, और जब बजट पेश किया तो अगले साल बोला क्या कि ऐसा है कि हम इसको 6.8 पर मैनेज करेंगे। अभी पेश किए हैं तो बोले हैं 6.9 पर रहने वाला है। अब फिर जो है कि अब बोल रही हैं 4.5, इस तरीके से पर लाएंगे, अभी आगे का डेट दे रही हैं। तो कहने का मतलब है कि परिस्थितियों की वजह से ये समस्या उत्पन्न हुई है। तो यही सब बातें इस बजट के अंदर पढ़ा जाता है। फिर दिया है 4 नंबर में मुख्य फसलें, देश के विभिन्न भागों में फसलों का पैटर्न। फसलों का पैटर्न, क्रॉप पैटर्न लिखा है दूसरी तरफ, क्रॉपिंग पैटर्न। ठीक है, तो देखिए एक छोटे से शब्द में सिखा दे क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है। फसल प्रतिरूप, ये हमारे देश की कुल कृषि भूमि है, और कृषि भूमि पर इतने में खाद्यान्न उगा रहे हैं हम, और इतने में हम नकदी फसल। ठीक है, नकदी फसल कहने का मतलब यह है कि एक निर्धारित समय पर, एक निर्धारित समय पर कि कुल कृषि भूमि का कितने हिस्से में हम खाद्यान्न उगाते हैं और कितने में हम नकदी फसल उगाते हैं, इसी को फसल प्रतिरूप कहते हैं, क्रॉप पैटर्न कहते हैं। ठीक है, अब सवाल है कि ये कैसे तय होता है सर? क्या ये बदलता भी है या हमेशा फिक्स ही रहता है? ये प्रश्न है। ये तय कैसे होता है? तय 2 आधारों पर होता है, भौतिक कारणों से और आर्थिक कारणों से। भौतिक कारण का मतलब है, आर्थिक कारण का मतलब है कि वहां पर मिट्टी कैसी है, वर्षा कितनी होती है, टेम्परेचर कितना होता है, उस उसका स्थलाकृति ऊंचाइयों पर कैसे है। इन सब बातों से तय होगा कि हम कौन सा फसल उगाएंगे। ये भौतिक रीजन हो गया। और आर्थिक रीजन, सरकार जो है कि
एमएसपी कितना देती है ताकि मैं प्रोत्साहित होकर उसी खाद्यान्न का उत्पादन करूं या उसी फसल का उत्पादन करूं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। क्या होता है एमएसपी? सरकार फसल बुआई से ठीक पहले, सीजन शुरू होने से पहले गणना किया जाता है सीएसईपी के द्वारा कि मान लो कि गेहूं की लागत आ रही है 1400 रुपए, ठीक है, लागत 1400 रुपए, तो 50% और, तो 14 और 7 2100। मैं ऐसे जनरल एग्जांपल दे रहा हूं। तो वो बता दिया सीएसईपी सरकार जी को 2100 रुपया दे देंगे तो ठीक रहेगा। अब सरकार ने अनाउंस किया कि आप लोग फसल बोइए, एकदम देखिए जनरल, कोई रटने वाली जरूरत नहीं है। आप लोग फसल बोइए, यदि अधिक उत्पादन हो जाता है, कंडीशन अप्लाई, यदि अधिक उत्पादन होता है और बाजार में रेट गिर जाता है तो आप हमको बेच दीजिएगा, कम से कम हम आपकी लागत और लागत का 50% लाभ और जोड़ के आपको दे देंगे। इसको क्या कहते हैं? एमएसपी कहते हैं। यानी जितनी आपकी लागत आई, माना कि 1400, 50% और कितना होता है? 700, तो 14 7 2100, ठीक है। अभी 2015 रुपए है इसका गेहूं का एमएसपी, तो मैं ऐसे ही बता दिया आपको। तो 2100 रुपया देने का आश्वासन दे रहे हैं। कब? अगर ज्यादा उत्पादन हो गया और बाजार में रेट गिर गई तो आपको मिनिमम ये तो मैं दे ही दूंगा, आप बेच दीजिएगा। इसको कहते हैं एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, ठीक है। कोई सीखने में दिक्कत तो नहीं हो रही है? एकदम कहानी की तरह पढ़ेंगे। जब कोई ये मान के चलता है कि इकोनॉमिक्स कठिन विषय है और कठिन होकर पढ़ता है तो फिर वो चीज नहीं आ पाती। पहले दिमाग को समझाया जाता है, अपने दिमाग को, फिर वो शब्द बना लेती है, ठीक है। फिर आपका नोट्स बनेगा तो फिर वहां से आप लिखने का तरीका भी जान जाएंगे। पहले चीज क्या है वो समझना जरूरी है बेसिक तौर पर। वो इस बात की गारंटी नहीं दे रहा है कि अगर आपका फसल नष्ट हो जाएगा तो मैं, अरे फसल नष्ट हो जाएगा तो उसके लिए क्या है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। यहां अधिक उत्पादन होने से बाजार में रेट गिरने की स्थिति में एमएसपी सपोर्ट करती है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका? तो ये रहा आपका फसलों का पैटर्न। तो केवल हमने अभी एक ही बोला एमएसपी है, और भी है। जैसे मान लीजिए कोई ऐसी चीज हो जिसके निर्यात की पूरी सुविधा जुटा दी गई और निर्यात हो सकता है, तो किसान वहां का वही उगाएगा। हो सकता है कि वहां पर ऐसी कोई बगल में फैक्ट्री हो जो उसको कच्चा माल समझ करके आसानी से खरीद करके पैसे दे देती हो, तो किसान उसको उगाएगा। हो सकता है कि उस क्षेत्र का किसान, एक एग्जांपल से समझा रहा हूं, मध्य प्रदेश, काली मिट्टी, पता चला कि उसमें मूंगफली भी हो रहा है और कपास भी हो रहा है, तो सर कौन सा उगाएगा? तो पता चला कि कपास उगाएगा तो लंबे समय में पैसा मिलेगा, एक मुश्त पैसा तो मिलेगा, लंबे समय मिलेगा। और हम छोटे किसान हैं, हमको रोज के पैसे की जरूरत है, तो फिर मैं कपास ना उगा करके मैं क्या उगाऊंगा? मूंगफली उगाऊंगा, ठीक है। और जो बड़ा किसान है जिसको पैसे की उतनी तड़प नहीं है कि कल ही हमको पैसा चाहिए, वो तो एक बार कपास उगाएगा और इकट्ठे बेचेगा और इकट्ठे पैसा प्राप्त करेगा। तो दोनों फैक्टर आ गया। उस भूमि में दोनों चीजें हो सकती थी, लेकिन फिर भी वहां का किसान किस चीज को उगाएगा, ये उसके किस किस तरीके का वो है, छोटा किसान है, बड़ा किसान है, फंड का फ्लो कैसा है, इस पर डिपेंड करता है। तो ये है फसल प्रतिरूप कैसे तय होते हैं। कृषि उत्पाद का सिंचाई प्रणाली है, कृषि उत्पाद का भंडारण है, परिवहन और विपणन है। यहाँ विपणन एक शब्द है, हिंदी में, अंग्रेजी में मार्केटिंग कहते हैं, यानी बेचना कहते हैं, बेचने की व्यवस्था कहते हैं, ठीक है, विपणन बोलते हैं इसको। संबंधित विषय और बाधाएं, माने इसमें क्या क्या समस्याएं आती हैं। किसानों के लिए सहायता के लिए ई प्रौद्योगिकी, ठीक है, ई टेक्नोलॉजी बोलते हैं। आप देखिए कि टेक्नोलॉजी मिशन चलाया जाता है ताकि जो है किसी चीज का उत्पादन हम बढ़ा सकें, तो उसी तरीके की बात। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कृषि सहायता, यानी कि सब्सिडी की बात कर रहा है, सब्सिडी की बात कर रहा है। न्यूनतम समर्थन मूल्य,
एमएसपी की बात हो रही है, जन वितरण प्रणाली पीडीएस कहते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राशन की दुकान, वहाँ पर क्या उसका ऑब्जेक्टिव है, कैसे काम करती है, समस्याएं क्या है, समाधान क्या हो सकता है। अभी आपने देखा कि वन नेशन वन राशन कार्ड का कॉन्सेप्ट लेकर के आए, क्योंकि गांव का व्यक्ति मान लीजिए शहर आया, वहां पर जब तक अपने गांव में था तब तक तो पूरा राशन उठाता था। अब शहर में उसके पास राशन कार्ड नहीं है तो महंगे दर पर खरीद रहा है। शहर आया था कि 2 पैसे में अधिक कमाऊंगा, पता चला है हर चीज महंगी खरीद रहा है। या एक शहर से दूसरे शहर कोई चला गया तो उसको भी यही समस्या। इस समस्या के समाधान के लिए जिस तरह से मोबाइल में रोमिंग होता था कि एक शहर से दूसरे शहर जाओ तभी भी आपका मोबाइल काम करेगा, तो उसी तरह से आपका राशन कार्ड भी काम करेगा। ठीक है, आप अपने हिस्से का राशन वहां से ले लीजिए और बाकी आपके फैमिली मेंबर वहां पर ले लेंगे। इस तरीके से तो ये बड़ा मील का पत्थर रहा है सुधार वन नेशन वन राशन कार्ड का। चलिए, ये तो अब ऐसे बोलने से कोई ज्यादा मजा नहीं आएगा, हम कुछ एक छोटा सा शब्द सिखाते हैं आपको। देखिए, सबसे पहले कहते हैं कि जो एक अर्थव्यवस्था का मूल है वो जानिए। हमारे देश का जीडीपी माना कि 100 रुपया है। तो पहला प्रश्न आपके मन में खड़ा हो गया कि जीडीपी क्या होता है, सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है। वो नेशनल इनकम के चैप्टर में पढ़ेंगे, यहां पर मैं जस्ट बताता हूं। दो तरीके से बताऊंगा, जब शब्द बोलेंगे उसी क्षण उसका अर्थ बता देंगे, और विस्तार से पढ़ाई उसके चैप्टर में होगा। तो सकल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद का मतलब है, मान लीजिए भारत देश में किसी देश की घरेलू सीमा में, ऐसे समझ लीजिए कि हमारे देश में कुल 100 रुपए का उत्पादन हुआ। बस इतना सिंपल समझिए, बाद में उसकी परिभाषा में जाएंगे। मान लीजिए 100 रुपया है। हमारी सरकार क्या चाहती है कि जीडीपी ग्रोथ रेट ऊंचा हो, यानी कि 10%। इसका मतलब क्या है? जीडीपी ग्रोथ रेट को ऊंचा रखना चाहती है। इसका मतलब क्या है कि अगर पिछले साल 100 रुपए का उत्पादन हुआ था, तो हमारी सरकार चाहती है कि इसको 10% की दर से बढ़ा दिया जाए। 110 110 रुपए का उत्पादन हुआ। ऐसा क्यों चाहती है? ऐसा क्यों चाहती है? ये जो 10 रुपए का अतिरिक्त उत्पादन होगा तो कुछ हाथों को काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा। जब रोजगार मिलेगा तो उसकी गरीबी भी दूर होगी, उसका जीवन स्तर भी सुधरेगा। ठीक है, एक पहलू। दूसरा, जब 100 रुपए का जीडीपी था, उत्पादन था देश में, तो सरकार को इसमें 10 रुपया टैक्स के रूप में मिल जाता था। कर के रूप में 10 रुपया मिलता था। अब उत्पादन 100 की जगह पर 110 हो गया है, तो नो डाउट बिना किसी परिवर्तन के अब उस सरकार को टैक्स कितना मिलेगा? 11 रुपये। पहले से 10% ज्यादा, या पहले से 10% ज्यादा मिला। अब सरकार क्या कर सकती है? विकास योजनाओं को ज्यादा तेजी से लागू कर सकती है, बड़े पैमाने पर लागू कर सकती है। तो देश के जीडीपी को बढ़ाने का फायदा आप देख रहे हैं। एक तरफ लोगों को रोजगार, गरीबी दूर होना, और दूसरी तरफ सरकार का राजस्व, इनकम, रेवेन्यू बढ़ना, और इसके वजह से सरकार कल्याणकारी योजनाओं को ज्यादा अच्छे से लागू कर पाए। अब हमारा देश कैसा है? लोकतांत्रिक देश है। चुनाव होता है, चुनाव के माध्यम से सरकार गठन होता है। तो सरकार जैसे एक बार चुन के आ गई है, मान लीजिए, तो अगर वह इन 5 सालों में अच्छे से विकास योजनाएं नहीं लागू करेगी, लोगों के जीवन स्तर को नहीं सुधारेगी, तो जब अगली बार चुनाव होगा तो किस बिहाफ पर वोट मांगेगी दोबारा से? तो विकास योजनाओं को लागू करके, लोगों के जीवन स्तर को सुधार करके, तभी तो कहेगी देखिए हमने आपको ये काम किया है, हमको दोबारा से वोट दीजिए ताकि अगली बार आऊंगा तो और अच्छे से आपका काम करूंगा। है योगी जी उत्तर प्रदेश में गाना गा रहे हैं ना,
ये कर दिया, वो किया, वो किया, ये किया। तो किया है तो बता रहा है, नहीं किए होते तो क्या बताते? कोई भी सरकार, है ना? हमें दल से कोई मतलब नहीं है, मैंने बता रहा एग्जाम्पल आपको आपके इकोनॉमिक्स के हिसाब से। तो कहने का मतलब कि सरकार हमेशा चाहती है कि देश का उत्पादन का दर तेज गति से बढ़े, अर्थव्यवस्था का आकार बढ़े। ये जो मैं पढ़ाया हूँ पीटी में भी और मेंस में भी, इतने समझ से क्वेश्चन आए हैं और जो इतनी समझ रखता था वही उस क्वेश्चन को लिख पाया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, यानी जीडीपी ग्रोथ रेट ऊंचा होना चाहिए, अर्थव्यवस्था का आकार बड़ा होना चाहिए, तभी हम अपने बेकार पड़ी जनसंख्या जिनके हाथों को काम नहीं मिले हैं उनको हम इंगेज कर पाएंगे और विकास को गति दे पाएंगे। लेकिन सवाल है सर कि आखिर ये ग्रोथ रेट ऊंचा होगा कैसे? ग्रोथ रेट ऊंचा होगा कैसे? तो इसके लिए ग्रोथ रेट इज इक्वल टू निवेश अपॉन आईसीओआर लिखा है। मतलब अगर मान लो एक जो इक्वेशन लिखा है वो तो आप मान लो कोई भी 10वीं में भी पढ़े होंगे आप। ये इक्वेशन हमको दो मैसेज देता है, ग्रोथ रेट तब बढ़ेगा जब निवेश बढ़ेगा, निवेश बढ़ेगा, ठीक है। और दूसरा भी ये है जब आईसीओआर घटेगा, आईसीओआर घटेगा। इक्वेशन यही मैसेज दे रहा है, ठीक है। मैथ में आप सब पढ़े हो, कैसे वो दिखा देता हूं। मान लो कि निवेश है 24 और आईसीओआर है 4, तो ग्रोथ कितना हुआ? अगर मैं इस 24 को बढ़ा के 30 कर दूं, इसको 4 को घटा के 3 कर दूं, तो कितना हो गया? बात समझ में आ गई? तो निवेश को बढ़ाना और आईसीओआर को घटाना। अब मन पूछ रहा है कि निवेश कहां से आएगा सर? तो देखिए, हम कुल निवेश करना चाहते थे माना कि 30, एग्जाम्पल बना रहा, सब एग्जाम्पल। और हमारे देश की बचत है, घरेलू बचत कहते हैं इसको, डोमेस्टिक सेविंग कहते हैं। डोमेस्टिक सेविंग देश के अंदर की बचत है और बचत आती कहां से है? 3 स्रोतों से। एक को कहते हैं पारिवारिक क्षेत्र, हाउस होल्ड सेक्टर, पारिवारिक क्षेत्र। और दूसरे को कहते हैं निजी निगम क्षेत्र, प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर, निजी निगम क्षेत्र। और तीसरे को कहते हैं सार्वजनिक क्षेत्र, गवर्नमेंट सेक्टर, सार्वजनिक क्षेत्र, गवर्नमेंट सेक्टर, जिसको सरकार, सरकारी कंपनी, सरकारी बैंक इत्यादि। मान लीजिए कि पारिवारिक क्षेत्र का बचत है 18, इसका है 12 और इसका है -2। सरकारों के बजट में सब घाटा हो रहा है तो -2 लिख दिया। तो कितना हुआ? 30 - 2 28 हुआ। यहां कितना लिख दूं मैं? 28। और मैं चाहता कितना हूं निवेश करना? 30। तो 2 कहां से लाए? तो विदेशी निवेश, विदेशी पूंजी निवेश। तो 28 + 2 30 हो गया। विदेशी पूंजी निवेश कैसे आता है सर? एफडीआई के रूप में आता है और एफपीआई के रूप में आता है। एफडीआई क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। ये क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई मल्टीनेशनल कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी किसको कहते हैं? एक देश में उसका ओरिजिन है और कई देशों में उसने अपने बिजनेस खोल रखे हैं, मल्टीनेशनल कंपनी कहते हैं। वो कंपनी आई, हमारे यहां जमीन खरीदा, बिल्डिंग बनाया और उत्पादन शुरू किया। इस रूप में उसने जो पैसे लगाए उसको हम क्या कह रहे हैं? एफडीआई कह रहे हैं। सिंपल। एफपीआई क्या है? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, विदेशी पत्राधान निवेश।
क्या मतलब? हमारा जो शेयर मार्केट है, स्टॉक एक्सचेंज है, उसमें तमाम कंपनियां अपना नाम लिखवाई हुई हैं, सूचीबद्ध कहते हैं। वहां उनका शेयर बिक रहा है। अभी थोड़ी देर में बताऊंगा शेयर क्या होता है। वहां उनका शेयर बिक रहा है। उसमें जाके कोई निवेश करता है, खरीदता है, तो उसको कहते हैं एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, विदेशी पत्राधान निवेश। ठीक है। आजकल एक नया परिभाषा भी बना है इसका कि अगर किसी कंपनी में उस कंपनी का 10% तक शेयर खरीदा हो, 10% से नीचे, तो एफपीआई होगा। अगर 10% या उससे ज्यादा खरीद लिया हो तो एफडीआई होगा। ऐसा क्या मतलब? यानी किसी कंपनी का अगर 10% शेयर या उससे ज्यादा खरीदता है, इसका मतलब कि उसका मूड यहां पर रहने का है, टिकने का है, कोई बड़ा डिसीजन करके आया है। और थोड़ा बहुत खरीदता है तो इसका मतलब कि अस्थिर है, इनस्टेबल है, अभी खरीदा है कल बेच के वापस भी जा सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर अल्प मात्रा में खरीदा है तो वह एफपीआई, और अगर 10 या 10 से ज्यादा परसेंटेज खरीदता है तो एफडीआई। तो ये भी एक मायाराम कमेटी 2013 में गठित हुई थी, उससे एक डेफिनेशन ये भी है। लेकिन प्रकृति के रूप में अगर आप जाने तो ये क्या है? एफडीआई टिकाऊ निवेश है। अब अगर कोई आया, जमीन खरीदा, बिल्डिंग बनाई, उत्पादन शुरू किया, तो इसलिए तो नहीं आया था कि हमको कल जाना है, तो टिकने के लिए ही आया है, लंबा प्रोग्राम लेकर के आया है। तो एफडीआई का मतलब टिकाऊ और एफपीआई का मतलब अस्थिर, इनस्टेबल, चंचल। इस मूड से आया कि लाभ हो सकता है, अगर हो रहा है तब तक रुका रहा, और जैसे ही उसको कुछ परेशानी महसूस हुई, बेच करके वापस। तो ये दो तरीके से हमने ये पूंजी जुटाई। घरेलू बचत ये 28 प्लस 2 कितना हुआ? कुल निवेश 30। अब ये देखिए मेंस का उत्तर देखिए, तो पीटी भी है, मेंस भी है। कैसे? देखिए, भारत में गरीबी दूर करने के लिए एफडीआई का महत्व बताइए। अब बताइए, आप सामने लिखा हुआ है, खूब अच्छे से बता सकते हैं। हम ग्रोथ रेट को ऊंचा करना चाहते हैं ताकि अर्थव्यवस्था का आकार बड़ा हो, लेकिन इसके लिए ज्यादा निवेश की जरूरत पड़ेगी। अगर देश में बचत कम है तो हम विदेशी पूंजी का सहयोग ले सकते हैं, ले रहे हैं ना सहयोग, ताकि ग्रोथ को बढ़ाया जा सके। क्लियर है? ठीक है ना? इस लेवल पे जाके सीखेंगे तो आपको टिकाऊ रहेगा, वो नहीं कि रट्टाफिकेशन का नोट्स में पढ़ लिया तो। ठीक, तो अभी तो एक पहलू बताया, दूसरा पहलू अभी बाकी है, वो देखिए क्या है। आईसीआर, ये क्या होता है सर? तो बात कर रहे हैं। पहले मैं यहां पर लिख रहा हूं COR, कैपिटल। आज का लेक्चर सिर्फ ऐसे ही है, कोई मतलब वो ना समझिएगा कि ये वाला पूरा हो गया, मैं लिखा भी नहीं, पढ़ा भी नहीं, तो बस केवल एक बार जोड़ रहे हैं विषय के साथ। आपके न्यूरॉन्स को मैं मोटिवेट कर रहा हूं, मोबिलाइज कर रहा हूं, बस इतना ही इसका पर्पज है इस लेक्चर का। मैं एक टॉपिक पकड़ के पढ़ाना शुरू करूंगा, एकदम सीरियल से पढ़ाऊंगा। कैपिटल आउटपुट रेशियो, हिंदी में पूंजी उत्पाद अनुपात। बहुत बेसिक है, जबकि ये क्वेश्चन मेंस में भी आए हैं, दो बार आए हैं, और पीटी में तो आता ही रहता है, पूंजी उत्पाद अनुपात। लेकिन हम आपको एहसास कभी नहीं होने देंगे कि कोई, एक छोटी सी लाइन और बोलता हूं, थोड़ा सा सुनिएगा। हमें नहीं पता है कि पीएससी में क्या आएगा, लेकिन हमको ये पता है कि जो पढ़ाएंगे उसके बाहर से कुछ नहीं आएगा। हम वो गेस करने वाले मास्टर नहीं है कि हम गेस करके बताए ये वाला पढ़ लो तो ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। सिलेबस हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि यूपीएससी कोई ट्रेंड सेट होने नहीं देती है, और जो लोग ट्रेंड के चक्कर में होते हैं वो बहुत डिफीट हो जाते हैं कई बार। तो यूपीएससी कभी ट्रेंड सेट होने नहीं देती है, तो हम लोग कोई ट्रेंड सेट नहीं करेंगे। हम लोग अपना सिलेबस पढ़ेंगे, और सिलेबस अगर हमारा कंप्लीट है, कमांड है, तो कोई भी क्वेश्चन वो बनाएंगे, आप हल करने में सक्षम होंगे। इस स्ट्रेटेजी पर काम। देखिए, पूंजी उत्पाद अनुपात क्या मतलब है, इसका परिभाषित करता हूं। एक इकाई उत्पादन के लिए, एक इकाई उत्पादन के लिए आवश्यक, एक इकाई उत्पादन के लिए आवश्यक पूंजी के मात्रा के अनुपात को
पूंजी के मात्रा के अनुपात को पूंजी उत्पाद अनुपात कहते हैं। पूंजी उत्पाद अनुपात कहते हैं। ठीक है। एक इकाई उत्पादन के लिए आवश्यक पूंजी की मात्रा के अनुपात को पूंजी उत्पाद अनुपात कहते हैं। पढ़ने में बड़ा कठिन लग रहा है, लेकिन देखिए कैसे सरल हो जाए। 20 कप चाय बनाने का खर्चा है 100 रुपया सर। तो 1 कप चाय बनाने की खर्चा कितना है? 5 रुपया। इसका मतलब क्या है सर? 5 पूंजी निवेश करके 1 इकाई उत्पादन की गई। 5:1। बात क्लियर है? जो परिभाषा लिखा है वही लिखा है। ठीक है। 1 इकाई उत्पादन के लिए आवश्यक पूंजी के मात्रा के अनुपात को हम COR, कैपिटल आउटपुट रेशियो कहते हैं। अब मैं लिखने जा रहा हूं ICOR। इंक्रीमेंटल। पहले हर चीज का शब्द का एब्रिविएशन सीखना चाहिए जो शुरू में आप पढ़ते हैं। वो शब्द क्या है? अंग्रेजी, हिंदी और उसका शॉर्ट वर्जन, तीनों चाहिए। ठीक है ना? और तब उसके बाद वो टॉपिक क्या है। इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। ठीक है। इस इंक्रीमेंटल की हिंदी बनेगी वृद्धिमान, दूसरी हिंदी बनेगी सीमांत। हिंदी में समस्या है, अंग्रेजी में समस्या नहीं है। क्यों? हिंदी में वो कई शब्द इस्तेमाल होता है और अंग्रेजी में एक सेट शब्द ही इस्तेमाल होता है। तो जब कभी आप पेपर दे रहे हों और आपको कहीं कठिनाई महसूस हुई किसी शब्द को लेकर, तो थोड़ा सा मशक्कत करेंगे, अंग्रेजी का पलट के देख लीजिएगा। ठीक है ना? तो उससे आपको समझ आ जाएगी। और नहीं, अगर हिंदी फंसाई तो आपके 100 में से 2 क्वेश्चन हर परीक्षा में गलत हो जाएगा। और 2 क्वेश्चन का मतलब 4 नंबर का मतलब आप हजारों के नीचे चले जाएंगे तुरंत। इसको मानवीय भूल भी कहते हैं, इसको यूपीएससी का भूल करवाना भी कहते हैं हिंदी को लेकर के। तो ये एक समस्या है। इसका समाधान यही है कि हमको कहीं तक तकलीफ हुई तो हम अंग्रेजी का वर्जन देख लें। वृद्धिमान, सीमांत, अंग्रेजी में इंक्रीमेंट, बाकी वही है पूंजी उत्पाद अनुपात। ठीक है। ये क्या है? अब फिर परिभाषा कर रहा हूं। परिभाषा में कुछ यहां लिखूं उससे अच्छा एक ही बार में सेट कर देता हूं। यहां पर मैं केवल एक शब्द जोड़ देता हूं और फिर से दोबारा परिभाषा लिख देते हैं। एक अतिरिक्त, एक अतिरिक्त लिख दीजिए, अब दोबारा से लिख दीजिए। एक अतिरिक्त इकाई उत्पादन के लिए आवश्यक पूंजी की मात्रा के अनुपात को ICOR कहते हैं। यहां पर तो COR था, यहां पर ICOR। मतलब क्या समझिए? 20 कप चाय बन रही थी, 1 कप चाय का 5 रुपये। हम अब 21वां कप चाय बनाने जा रहा हूं। 21वां कप चाय बनाने जा रहा हूं। हो सकता है खर्चा 5 आए, हो सकता है खर्चा 6 आए, हो सकता है खर्चा 4 आए। एक अतिरिक्त इकाई। अगली इकाई उत्पादन का लागत अगर 5 आया मतलब नो चेंज, 6 आया इसका मतलब क्या है? पहले से लागत बढ़ गई है। ये अच्छी बात नहीं है। लागत बढ़ गया का मतलब 100 रुपए में अब कम चाय बनेगा ना, 20 कप भी नहीं बन पाएगा। और अगर घट जाए 4 हो गया तो क्या हुआ सर? 25 कप चाय। यानी ICOR का घटना अच्छी बात है। इसको कहते हैं दक्षता में सुधार, एफिशिएंसी बढ़ना। बात समझ में आई? एक इकाई उत्पादन की लागत 5 लिखी थी। अब मैं आगे अब चाय बनाना शुरू हुआ, अगला कप चाय बनाने जा रहा हूं, 21वां कप। अगर 21वां कप की लागत 5 से कम आती है तो अच्छी बात है, यानी ICOR का घटना अच्छी बात है। और यहां तो आप देख ही रहे थे ना, ICOR को घटाया जाए, अगर घटता है तो ग्रोथ रेट
तो निवेश बढ़ाइए और ग्रोथ रेट आईसीआर को घटाइए तो ग्रोथ रेट बढ़ेगा। और ग्रोथ रेट बढ़ेगा का मतलब यहां देख लीजिए, अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ेगा, अधिक हाथों को काम मिलेगा, बेरोजगारी और गरीबी दूर होगी, बेरोजगारी और गरीबी दूर होगी। और यहां तक कि सरकार को पहले से ज्यादा टैक्स, जिससे वह विकास योजनाओं को और अच्छे से लागू कर पाएंगे। ठीक है, ये तो इकोनॉमिक्स का टॉप सिखा दिया आपको। कोई ऐसा नहीं है कि आप पहले दिन पढ़ रहे तो अरे हमको तो आप क ख ग घ सिखाइए, सीख गए ना। तो बस यही है, इतना ही कठिन है, इतना ही आनंद आएगा एक एक चीज, छोटी छोटी चीज सीखने का। ये पूरा इस पर इकोनॉमिक्स डिपेंड है। ठीक, अब थोड़ा सा एक लाइन और बता देखिए, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच पर यूपीएससी का एग्जाम चल रहा है। इस बार के पेपर जो आए थे मेंस में पूरी तरह से उसी पर था। इकोनॉमिक्स आती है तो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन को पॉलिटी के साथ हल करना पड़ेगा, आईआर के साथ हल करना पड़ेगा, तमाम चीजें। ठीक है, तो वही आपको डेवलप करेंगे हम। और संयोग से मेरे पास कई विषय का ज्ञान भी है, तो मैं जोड़ने में कोई समस्या नहीं है। एक हमारे टीचर थे, हम पढ़ते थे उनसे, तो सीपीसी पढ़ाते थे लॉ के। तो उनसे कोई क्वेश्चन पूछे तो वो कहते थे नहीं, सीपीसी के बाहर मैं कुछ नहीं बता सकता। जैसे वो जानते थे जरूर, बट होगा कुछ अपना नेचर उनका, जो वो उसके बाहर एक शब्द नहीं बोलते थे सीपीसी के अलावा। देखिए, आपने पढ़ा है संविधान में अनुच्छेद 37, क्या लिखा है? इस भाग के अनुबंधों का लागू होना, अनुच्छेद 37 राज्य के नीति नियंत्रक तत्व, इस भाग के अनुबंधों का लागू होना, ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। इट इज नॉट जस्टिसिएबल, ऐसा लिखा है। तो प्रश्न पूछ रहे हैं, तो सर जी आप लोग क्या पोथी लिख दिए, जब न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है ही नहीं, सरकार की मर्जी पर छोड़ दिया। मर्जी आएगी तो सरकार लागू करेगी, और मर्जी आएगा तो सरकार नहीं लागू करेगी। जब हम लागू नहीं करवा सकते फंडामेंटल राइट की तरह, तो सरकार की मर्जी है। तो अंबेडकर साहब क्या बोल रहे हैं? नहीं, ये लोकतंत्र है, इसमें चुनाव होता है, चुनाव से लोग आते हैं। और अगर ये चीजों को वो नहीं लागू करेंगे, ये शासन में, ये कहते हैं ये शासन में मूलभूत होगा, सरकारें इनका क्रियान्वयन करेंगी, ऐसा उनका विश्वास था संविधान बनाते समय। अब संविधान लागू होने के इतने दिनों बाद अगर हम देखें तो अंबेडकर साहब का जो विश्वास था वह 99.9% सही है। राज्य के नीति निदेशक तत्व जो है उसमें एक 44 को छोड़ करके समान सिविल संहिता को सब किसी न किसी स्तर पर, जरा इस लाइन का भी मतलब है किसी न किसी स्तर, ये डिपेंड करेगा कि सरकार की आर्थिक सक्षमता जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे चीजों को लागू करेगी। उसके लिए आप बाइंड ना करें, मैंने ये मतलब उनको शर्त में ना ला दे कि क्यों नहीं आपने दिया। ये सरकार की आर्थिक सक्षमता पर निर्भर करेगा कि उन चीजों को वह लागू करेंगे, और कर भी रहे हैं। तो यही तो है, जब सरकार का टैक्स का पैसा बढ़ेगा, रेवेन्यू का पैसा बढ़ेगा, तो सरकार उन चीजों को सफलतापूर्वक लागू कर पाएगी, और लागू करके अपना वोट सीधा करेगी। ठीक है, अब यहां थोड़ा और समझ बन, राजनीति गंदी चीज है नहीं, राजनीति एक उत्तम चीज है। हम आप गलत सोच रहे हैं। अगर सरकारें राजनीति करें तो इससे बड़ी कोई बात नहीं होगी। राजनीति का मतलब अपने लोगों के जीवन स्तर को उठाना, इसके लिए आप काम करिए, न कि अपने सरकार बचाने के लिए जोड़ तोड़ करिए। तो यही है, सरकार अर्थव्यवस्था का ढंग से संचालन करके राजस्व जुटाए और उस राजस्व से अपने लोगों के जीवन स्तर को सुधारे। यह है राजनीति, और सरकारें राज्य के नीति निदेशक तत्वों को लागू कर रही हैं। ठीक है, तो ग्रोथ बढ़ाना क्यों जरूरी है? क्योंकि ग्रोथ बढ़ाने से अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ेगा। ठीक है, आप छोटी सी चीज जानते होंगे, ऐसे ही मान लिया कभी रटा या सुना किसी से
कहते हैं कि तेंदुलकर जी के मुताबिक, सुरेश तेंदुलकर डेटा देके गए हैं 2011-12 पर हमारे देश में 21.9% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। और रंगराजन साहब, उन्होंने भी डेटा दी है इसी बेसिस पर, उनके हिसाब से 29.5% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। मतलब क्या? इसको मैं 30 मान लेता हूं 1 मिनट के लिए। 121 करोड़ हमारा जनसंख्या मान ले 2011 का, उसी पर है सब ये। तो 121 का 30% कितना होता है? 36 करोड़। 121 का 30% कितना होगा? 36 करोड़। भारतीय 36 ऐसे निकाला जाता है। ये वाला गणित बहुत तेज होना चाहिए। 36 करोड़, ठीक है। यानी 36 करोड़ लोग इस देश में ऐसे हैं जो मिनिमम भी कंज्यूम नहीं कर पा रहे। ठीक है। हमारे देश में गरीबी की परिभाषा क्या है? जो कि न्यूनतम उपभोग का स्तर भी प्राप्त करने में असफल हो। तो 36 करोड़ लोग तो हमारे देश में ऐसे हैं कि जो कि मिनिमम भी कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं। हमें इनके हाथों को काम तो देना ही होगा। ठीक है। तो देंगे कैसे? अर्थव्यवस्था का साइज बड़ा करिए, यानी जीडीपी का ग्रोथ रेट तेज करिए। आखिर होगा कैसे? कल कारखाने तेज गति से खोलिए। क्या मतलब? निवेश बढ़ाइए। ठीक है। तो देश में बचत करके, अगर बचत पर्याप्त नहीं है तो हम सप्लीमेंट, पूरक सहायता के रूप में कहाँ गया वो? जहाँ, अच्छा ये 1 मिनट। अच्छा ये तो है, विदेशी पूंजी निवेश की सहायता हम लेंगे, लेकिन यहीं पर हम रिस्ट्रिक्शन भी लगा रहे हैं। इसका मतलब नहीं कि हम पूरी तरह से इसी पर निर्भर हो जाएं। हम कोशिश करें कि हमारी घरेलू बचत तेज गति से बढ़े। हाँ, कुछ कम पड़े तो हम इसका सपोर्ट ले सकते हैं। ठीक है, ताकि ग्रोथ रेट को तेज किया जा सके। अब इसमें भी बटा होता है, पारिवारिक क्षेत्र में भी भौतिक बचत होता है, वित्तीय बचत होता है। वित्तीय बचत होता है, निजी क्षेत्र में भी 2 शब्द होता है। एक को कहते हैं हम व्हाइट गुड्स, श्वेत वस्तुएं, और एक होता है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स का मतलब, पूंजीगत वस्तुओं का मतलब होता है मशीन, प्लांट, इस तरह की चीजें होती है, सड़क है, इस तरह की चीजें। तो मशीन, प्लांट, इस तरह को कैपिटल गुड्स, पूंजीगत वस्तुएं कहते हैं। और व्हाइट गुड्स, श्वेत वस्तुएं किसको कहते हैं? आपके घर का जो ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स होता है। ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स का मतलब है आपके घर का फ्रिज, एसी, कार, ये सारी चीजें क्या होंगी? ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु। एक होता है कि त्वरित उपभोग वाली, आप पेस्ट लाए, ब्रश लाए, सॉप है, टेलीकॉम है, ये सब। और एक है टिकाऊ उपभोक्ता, जो लंबे समय तक आप एक बार फ्रिज खरीद लेते हैं तो 5-7 साल, 10 साल तो जाता ही है, एसी खरीद लिया 5-6 साल जाता ही है। तो ये है ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। तो ये है व्हाइट गुड्स और ये है कैपिटल गुड्स। और सार्वजनिक क्षेत्र मतलब गवर्नमेंट के सेक्टर की कंपनी। किसको बोलेंगे सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी? जिस कंपनी में सरकार का हिस्सा 51% या उससे ऊपर हो, उसको हम कहेंगे सार्वजनिक क्षेत्र, पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी कहते हैं। ठीक है। तो चलिए आज इतना ही। कितना टाइम हो रहा है मुझे मालूम नहीं है, घड़ी अगर कहीं है? अच्छा यहाँ पर है। ठीक है। चलिए इतना ही ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो कल हम आपको जो है जब आएंगे तो 1 घंटा समय यूज करेंगे, जिसमें मैं बताऊंगा कि अर्थशास्त्र किसको कहते हैं, अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं, समाजवादी, पूंजीवादी, इस तरीके से। ठीक है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। और उसके बाद मैं बैंकिंग का चैप्टर शुरू करता हूँ। ठीक है, बैंकिंग का चैप्टर उसके बाद शुरू। 1 घंटा थोड़ा बेसिक बता देंगे, उसके बाद
चैप्टर।